हेलो बच्चों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर। और आज हम करवाने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिक्स का 5वां अध्याय, जिसका नाम है चुनाव और चुनाव सुधार, यानी इलेक्शंस एंड इलेक्टरल रिफॉर्म्स। बच्चों, चुनाव के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि चुनाव क्या होते हैं और इसमें क्या प्रोसेस रहता है, और इलेक्शंस एंड इलेक्टरल रिफॉर्म किसे कहते हैं। आइए जान लेते हैं पहले कि चुनाव क्या होता है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों का मतदान करके विभिन्न सार्वजनिक पदों पर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है। यह तो आप सभी को बात पता ही है कि जैसे लोग वोट डालते हैं और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को, प्रत्याशी को, वह वोट डालते हैं और उसे वोट डालने का उनका अधिकार भी होता है, और इसकी समय सीमा ये निर्धारित की गई होती है। और जो कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो जाता है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। चुनाव के दौरान बयान, रैलियां, मीटिंग, मंच संबोधन व मीडिया प्रचार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है ताकि जनता को विभिन्न दलों, उम्मीदवारों व उनकी नीतियों के बारे में बताया जा सके। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं आपके गाँव में, आपके देश में, आपके राज्य में, कहीं भी तो प्रचार किया जाता है, चाहे वह मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे वह टेलीविज़न, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वह पोस्टरों के माध्यम से हो। तो विभिन्न नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। यह आमतौर पर निर्धारित समय सीमा में होता है और अधिकांश देशों में सरकारी नियंत्रण और व्यवस्था में आयोजित करवाए जाते हैं। इसमें लोग अपने वोट के माध्यम से उम्मीदवारों को चुनते हैं, और जिस उम्मीदवारों को अधिकांश यानी ज़्यादा वोट मिलता है वह सार्वजनिक पद को दावेदारी के लिए चुना जाता है। मतलब यही है इसमें कि चुनाव क्या होता है, इसमें लोग अपने चुने गए प्रत्याशी को वोट डालते हैं, और जिसकी भी वोट सबसे ज़्यादा होती है, अधिकांश होती है, वह जो है चुनाव इलेक्शंस जीत जाता है। आगे देखिए, भारतीय चुनाव के अनुच्छेद 324 से 329 में भारतीय चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें अतिरिक्त संसद में 1951 में जनप्रतिनिधित्व कानून, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का भी निर्माण हुआ है। इस कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए जा चुके हैं। भारतीय संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव इस कानून अनुसार ही करवाए जाते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि 324 से 329 के जो अनुच्छेद हैं उसमें चुनाव प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई है। ये आप डेफिनेशन लिख के आगे इसके जो है अधिकार, योग्यताएं या प्रत्यक्ष चुनाव जो भी है वह लिख सकते हैं। पहला हमारा ये है पॉइंट, ये है वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू किया गया है। भारत में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पुरुष और स्त्री को मत देने का अधिकार दिया गया है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष, जो कि मैंने आपको बताया कि 18 वर्ष या इससे अधिक जिस भी व्यक्ति की आयु हो जाती है उसे वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त जो है हो जाता है। मतदान के अधिकार के संबंध में जन्म, नस्ल, जाति अथवा धर्म आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। 17वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुए थे। इन चुनावों के समय मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी। ये आपको सभी को पता होगा कि जब भी इलेक्शंस यानी चुनाव करवाए जाते हैं तो भारत में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पुरुष और स्त्री को वोट डालने का अधिकार होता है, और वोट के समय किसी भी धर्म अथवा जाति, नस्ल या कह सकते हैं कि नस्ल, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, और जिसकी भी आयु 18 वर्ष से उससे अधिक हो जाती है उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। और 7वीं लोकसभा 2019 में जो चुनाव हुए थे उनमें कुल मतदाताओं की संख्या यानी जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे उनकी कुल की संख्या 90 करोड़ थी।
अब बात कर लेते हैं इनकी योग्यताएं और अयोग्यताएं की, कि इनकी चुनाव लड़ने की क्या योग्यताएं होती हैं और क्या अयोग्यताएं होती हैं। क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यताएं और कुछ अयोग्यताएं निश्चित की गई हैं। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। भारत में क्या होता है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, ये एग्जाम में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है, तो इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छी तरह से। चुनाव लड़ने की जो आयु होती है वह कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दिवालिया, पागल और अदालत प्रतिदंडित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अगर किसी के ऊपर भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई केस दर्ज है, किसी ने अपराध किया हुआ है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। दिसंबर 1988 में भारतीय संसद में लोक प्रतिनिधित्व कानून पीपल एज रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन करके निम्नलिखित व्यक्तियों को भी 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया था। यानी 1988 में ये जो एक्ट है, कानून है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसके अनुसार 6 वर्षों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को 6 वर्षों के लिए चुनाव से बाहर कर दिया था कि वह 6 वर्षों के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर इसके आपको पॉइंट लिखने हैं तो पॉइंट आगे ये आ जाएंगे कि जिन व्यक्तियों को भिन्न भिन्न समूहों में नस्ल, जन्म, धर्म, भाषा, निवास स्थान आदि के आधार पर घृणा फैलाने के कारण अदालत द्वारा दंड गया। यानी अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति है वह नस्ल के आधार में, जन्म, धर्म, भाषा, निवास स्थान यानी कि जहाँ पे रह रहे हैं, उठने बैठने के आधार पर अगर लोगों में जो है नकारात्मक भावना फैलाए और उसको सरकार ने दंड दिया हो अदालत के द्वारा, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा है बलात्कार, स्त्रियों के प्रति अत्याचार करना, भ्रष्टाचार आदि के दोषों के कारण अदालत के द्वारा दंड दिया गया हो, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी स्त्रियों के ऊपर भेदभाव करना, उनके प्रति अत्याचार करना, भ्रष्टाचार फैलाना कि यह पार्टी ऐसी है, यह पार्टी ऐसी है, इसको वोट मत देना, हमें वोट देना, ऐसी सभी बातें करने वाले को अगर सरकारी दंड संहिता के अनुसार दंड दिया गया हो तो वो भी जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। अस्पृश्यता का प्रचार करना, विदेशी मुद्रा के कानून का उल्लंघन करना, तस्करी करना, आतंकवाद गतिविधियों करने के कारण अदालत द्वारा खंड दंड दिया गया हो तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अपनी मुद्रा को छोड़ के अगर दूसरी मुद्रा का प्रमोशन करे, प्रचार करे, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अब उसमें तस्करी करना या आतंकवादी गतिविधियां करने के कारण ये आ जाएगा तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता व्यक्ति। चौथा है मिलावट करना, चोर बाजारी करना, काला धंधा कराना, मुनाफाखोरी करने के कारण अदालत द्वारा दंडित हो तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति की कोई शॉप है, कोई दुकान है, तो उसमें वह मिलावट करता है, चोर बाजारी करता है, चोरी करता है, हेराफेरी करता है, मुनाफाखोरी करता है, काला धंधा करता है आदि, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यह आपका आ जाएगा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा कि चुनाव के समय प्रत्याशरूपण करना, इम्पर्सनेशन, चुनाव में हेराफेरी करना, मत केंद्र पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के कारण अदालत द्वारा दंड दिया गया हो। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनावों में हेराफेरी करता है, वोट को इधर से उधर करता है या अपनी वोट हेराफेरी के तरीके से अपनी वोट डलवाता है, या जहां पर पोलिंग बूथ है, सार्वजनिक जगह पर ही होता है पोलिंग बूथ हमेशा, तो वहां पर अपना कब्जा करता है, अपना हक जमाता है, रोब जमाता है, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे है उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त मार्च 2003 में चुनाव आयोग द्वारा किसी भी विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए अपनी संपत्ति, शैक्षणिक स्तर, बैंक खाते आदि के साथ साथ आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना भी अनिवार्य घोषित किया गया है। यानी मार्च 2003 में, यह इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि
मार्च 2003 में चुनाव आयोग ने एक ऐसा जो है व्यवस्था लागू की थी कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसे अपना बैकग्राउंड दिखाना क्या है, जरूरी हो जाएगा। उसे अपना बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा। अब उसमें उसका शैक्षणिक दर आ जाए, उसकी संपत्ति कितनी है, बैंक खातों की जानकारी कितनी देनी पड़ेगी उसे, और जो उसने अपराध की है उसकी पृष्ठभूमि में भी उसे चुनाव आयोग को दिखानी पड़ेगी, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। अब तीसरा जो है टॉपिक वो है प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शंस। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से अभिप्राय क्या है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं और निश्चित समय के पश्चात चुनाव जो है करवाए जाते हैं। क्या है कि भारतीय लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं